कब? कितनी देर में? कोई खतरे की बात तो नहीं है? पहले वाली आवाज सुनाई दी, जिसमें तफक्कुर का अंसर कुछ ज्यादा ही था। इस आवाज में एक कशिश थी, गजब का लोच था, रूह को मखमूर कर देने वाला जीरो बम था। खूब शरीनी थी। अगर वो गीत गाती होगी तो सुनने वाले मदहोश हो जाते होंगे। रेखा जी, चिंता न करें, भगवान पर आस्था रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ देर की बात है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। वही खुरदरी मर्दाना आवाज सुनाई दी, जो शायद डॉक्टर की थी। अब मुझे इस शीरी ज़बां का नाम भी मालूम हो गया था, रेखा। इस नाम में भी नगमगी थी। अब मैं इसकी शक्ल देखना चाहता था कि इसे खुदा ने कैसी सूरत दी है। आवाज ही की तरह यकीनन शक्ल भी हसीन होगी, मगर वो मेरे बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों है? ये समझने की कोशिश कर रहा था कि डॉक्टर की आवाज उभरी, सावन जी, इनके खान पान का ध्यान रखिए, दूध फल दीजिए, मांस मछली दे सकते हैं तो वो भी दीजिएगा। होश में आने के बाद इन्हें भरपूर पौष्टिक आहार, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की जरूरत होगी। राम राम, हम विष्णु सब्जियां खाने वाले हैं, मांस मछली का तो नाम न ले। बारी जनाना आवाज में झिड़क थी। आवाज से अंदाजा हो गया था कि वो बड़ी उम्र की है। यूं भी रेखा ने इसे माँ कहकर पुकारा था तो वो इसकी माँ ही होगी। अगर इस लड़की की माँ है तो उम्र भी इसी हिसाब से 45-50 ही होगी। माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? आनंद जी तो बड़े शौक से मांस मछली खाते हैं। रेखा की शीरीं आवाज सुनाई दी। खाता है तो खाए, हमने कब मना किया है? एक दूसरी मर्दाना आवाज सुनाई दी। रेखा के बापू, कुछ तो धर्म का पालन करो। इस घर में आज तक मांस मछली पकी है, इसे खाना है तो अपने घर जाकर खाए। गुस्से में भरी हुई वही बारी जनाना आवाज सुनाई दी। अरे बगियावान, ये बेटी के सुहाग का सवाल है, धर्म को बीच में ना घसीटो। झिड़कती हुई मर्दाना आवाज समाज से टकराई। अच्छा जी, हम तो चले। डॉक्टर की हंसती हुई आवाज सुनाई दी। मर्द भी शायद इसके साथ जा रहा था। 2 कदमों की आहट दूर होती जा रही थी। माँ, आप भी जाओ, आनंद जी के साथ मैं हूँ ना, जरूरत होगी तो बुला लूंगी। रेखा की आवाज के साथ फिर दूर होती कदमों की छाप सुनाई दी। गोया अब इस कमरे में सिर्फ रेखा रह गई थी। मेरे अज़्म हौसले का इम्तिहान होने वाला था। फिर भी मैंने आंखें ना खोली, मगर जहन को पूरी तरह जगाए रखा। साथ ही साथ मैं गौर भी कर रहा था कि आखिर मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। अगर ये लोग लेकर आए हैं तो इनका मकसद क्या है? क्यों लेकर आए हैं? अगर मैं इत्तफाकिया इनके हाथ लग गया हूँ तो कैसे? मैं तो ऐसे इलाके में था जहाँ उर्दू बोली नहीं जाती, जबकि ये उर्दू बोल रहे थे। गो के इनका लहजा फसीह नहीं था और ना अल्फाज की अदायगी सही थी। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया, मगर कोई जवाब ना सूझा। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं मौत के चुंगल में फंस गया था। बहुत अपना खौफनाक जबड़ा खोले मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। फरार की कोई राह नहीं थी। इस मकान को जहाँ मैं छुपा हुआ था, असला बरदारों ने घेर लिया था। गोलियां मीना की तरह बरस रही थी। ये बात नहीं थी कि इन्होंने मुझे पहचान लिया था, बल्कि जो मौत का सैलाब हर तरफ ठाठे मार रहा था, ये इसी का बेफर था। इसी सैलाब में मैं फंस गया था। नहीं, मैं खुद नहीं फंसा था, बल्कि जलीलुर रहमान की गलती से फंसा था। इसने बिफरे हजूम को इस घर से दूर रखने के लिए सिर्फ एक गोली चलाई थी। जवाब में मीना बसना शुरू हो गया। मौत को इतने करीब देखकर मेरी नजरों में अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा तैरने लगा। बेचारी कितनी आस से बर्फ में ढके इस मैदान को देखती होगी जिधर से मुझे आना था, और मैं अपनी सरजमीन से सैकड़ों मील दूर यहाँ मौत से लड़ रहा था। मेरा जन्म बर्फपोश पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से शहर नगर में हुआ था, जो गिलगित का पड़ोसी शहर है। इसी नगर की गलियों में मैंने खेलते कूदते जवानी की सरहद पर कदम रखा था। सरजमीन बेआइन का बासी होते हुए भी मेरे दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी का समुंदर ठाठे मार रहा था। इसीलिए तो मैंने इसे पेशे में आने का फैसला किया था। मेरे फैसले को तकवीयत दी थी मेरे अबू ने, जो कभी गिलगित स्काउट्स में रह चुके थे। गिलगित स्काउट्स वही नामवर तंजीम है जिसने बगैर किसी बाहरी गिलगित और बल्तिस्तान को आजाद कराकर पाकिस्तान के साथ अलहाक कराया था। अबू बताते थे कि गिलगित कदीम तहजीब की निशानी है। इसे जमाना कदीम में दर्दिस्तान और इससे कबल दर्द कहा जाता था। यूनानियों और रोमन मौरखीन ने इसी नाम से इसे याद किया है, जबकि संस्कृत की कदीम किताब राज
तरंगीनी में इस इलाका को दर्द विसा और यहाँ के लोगों को दर्द लिखा है। गोया ये इलाका कबल मसीह से भी कई सौ साल पहले आबाद हो चुका था। लोग वहाँ रहते थे। 5वीं सदी ईस्वी में एक इनकलाब आया और दर्द 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। शुमाली इलाके और बल्तिस्तान को शामिल करके बलोर हुकूमत की तश्कील हुई। बलोर हुकूमत चलती रही। पुराने बादशाह के बाद नए बादशाह आते रहे। वक्त गुजरता रहा और 1847 का साल आ गया। पड़ोस में सिखों की सल्तनत थी। इन्होंने हमला करके इसे अपने कब्जा में ले लिया। फिर तो जंगो जदल की एक फजा सी बन गई, कभी डोगरा तो कभी सिख। 1948 तक ये किस्सा चलता रहा। 1947 में पाकिस्तान की तश्कील के बाद भी यहाँ के लोग गुलाम थे। डोगरा राजा ने यहाँ वालों को हिंदुस्तान के हाथ बेचने की साजिश की थी। इसी वजह से गिलगित स्काउट्स के नौजवानों ने बगावत कर दी थी और बगैर बाहरी मदद के अपना इलाका आज़ाद कराकर पाकिस्तान में शामिल कर लिया था। वालिद गिलगित स्काउट्स में थे, इसीलिए मैंने भी फौज में शमूलियत के लिए कोशिश की और कामयाब रहा। मैंने आर्टिलरी में जाने का फैसला किया था, मगर इसी दरमियान मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए दोबारा भेजा गया। ये एक ख़ास ट्रेनिंग थी और इस बारे में ख़ास हदायत दी थी कि किसी को अपनी इस ट्रेनिंग के बारे में बताया ना जाए। अभी ट्रेनिंग मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मशरकी पाकिस्तान में फैल रही सोर्स की वजह से मुझे ढाका भेज दिया गया। ढाका के तेज गांव एयरपोर्ट पर उतरकर मैं सीधा गर्मी टोला पहुंचा था और वहां रिपोर्ट की थी। वहां मेरे अफसर आसफ न्याजी थे। इन्होंने मेरे कागजात देखे, फिर मुझे मशवरा दिया था कि तुम गूंगे और पागल बन जाओ। फिर मुझे जैसूर नामी शहर में भेज दिया गया। यह शहर हिंदुस्तान की सरहद से बहुत करीब है, इसीलिए मुझे हर वक्त आंखें खुली रखनी पड़ती थी। गो के ये सर्दी का मौसम था, मगर मेरे लिए यहाँ की सर्दी कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए कि मैं तो गिलगित जैसे इलाके का था जहाँ बर्फ से टकराती हवा हड्डियों में उतरती महसूस होती थी। इसलिए मैं एक फटी हुई मैल से अटी कमीज और 4 खाने वाली धोती में सड़कों पर घूमता रहता। जिस किसी को रहम आ जाता तो वो मुझे उबले चावल दे देता। कभी कभी तो मुझे पूरा दिन भूखे रहना पड़ जाता। खुफिया जेब में रुपए होते हुए भी मैं कुछ खरीद कर खा नहीं सकता था। इस तरह की ड्यूटी में मुझे बहुत मजा आ रहा था। इस दौरान में तकरीबन 20-25 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कराया था। मकामी पुलिस वाले भी मुझसे वाकिफ नहीं थे, यूं भी मुझे इनसे दूर रहने की हदायत थी। मुझे इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ढाका भेजना होती, फिर वो लोग मकामी पुलिस को हदायत भेज देते। इंतहाई जरूरत पर मैं मिलिट्री कमांडर से मिल सकता था। इसके लिए कोड बताए गए थे, मगर मुझे अभी तक ऐसी जरूरत पेश नहीं आई थी। मैं खुश अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ड्यूटी भी क्या, दिन भर सड़कों पर घूमते रहना और रात होते ही किसी दुकान या मकान के बरामदे में सो जाना। अक्सर ऐसा होता कि मैं बेखबर सो रहा हूँ और पीठ पर लात पड़ती। मैं चौंक कर उठ जाता, तब पता चलता कि मकान मालिक मुझे अपने बरामदे में सोने नहीं देना चाहता और भगा रहा है। मैं मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालता हुआ नए ठिकाने की तलाश में चल पड़ता। कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई अल्लाह का बंदा मुझे सोता देख कर घर से फटी पुरानी चादर ला कर मुझे दे देता। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है, वरना ये दुनिया जुल्म की इंतहा पर पहुंचकर कब की खत्म हो चुकी होती। क्योंकि इंसान की फितरत में गंध है। इंसान की तख्लीक मट्टी से हुई, मट्टी में पानी मिलाकर गूंदा गया होगा। मट्टी में ज्यादा पानी मिल जाए तो कीचड़ बनता है, कीचड़ सड़ता भी है। बाज लोगों के अंदर भी सड़ांध होती है, जिसे छुपाने के लिए वो सो जतन करते हैं, मगर वो सड़ांध बाहर आ ही जाती है। ऐसे वैसे चेहरों के दरमियान जिंदगी गुजर रही थी कि पड़ोसी मुल्क ने पाक वतन के इस हिस्सा पर हमला कर दिया। बनिया कितना भी तरक्की कर ले, मगर बनिया आखिर बनिया होता है। अयारी और मकारी इसकी फितरत में होती है। तांतिया टोपे हो या शिव जी, पृथ्वीराज हो या प्रताप सिंह, सब ने एक ही राह अपनाई, अयारी और मकारी। यही इनकी फितरत में शामिल है। इसी का इन्होंने मुजाहरा किया। चोरों की तरह दबे पांव आए और इन नौजवानों को जो ऐश इशरत के दिलदादा थे, इन्हें बहकाने लगे। इनका एक एजेंट तो पहले ही अपनी बसात बिछाए हुए था, जिसे अगरतला साजिश केस में फील्ड मार्शल अयूब खान ने जेल भेज दिया था। मगर हैरत अंगेज तौर पर इसके लिए मगरबी पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों ने तहरीक चला दी, जिसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान का नाम सरे फरिश्त है, क्योंकि वही तो अवामी लीग के सदर थे और वो गद्दार इसी अवामी लीग का लीडर था। कहने को तो इसने शेर बंगाल ए के फजलुल हक की शागिर्दी की थी,
और मुजीबुर रहमान से बंगलो बंदो शेख मुजीब के नाम से मशहूर हो गया। इसी मुजीब ने पूरे मशरकी पाकिस्तान को गंदा कर दिया था। भोले भाले नौजवान इसके इशारे पर अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाने लगे। इनकी इस गलती का पड़ोसी मुल्क ने भरपूर फायदा उठाया था और इनके कंधों पर बंदूक रखकर हमें निशाना बनाने लगा था। इसकी साजिश कामयाब से कामयाब तर होती जा रही थी कि ये सानहा रूनुमा हो गया। भारतीय फौज अंदर तक घुस आई और हमारे लिए फरार के अलावा कोई रास्ता ना बचा। जंग में इस उसूल को अहमियत दी जाती है कि अगर पोजीशन कमजोर पड़ रही है तो पीछे हट जाओ। हमने यही किया था। दुनिया इसे हमारी शिकस्त कहती है तो कहती रहे, मगर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। खैर, हम लड़ते हुए पीछे हटे थे। अगर ये गलत है तो दुनिया दिखा दे कि पूरे मशरकी पाकिस्तान में कहीं से भी किसी भी बॉर्डर से भारतीय फौज अंदर आई हो। वो तो चोरों की तरह मुक्ति बाहिनी की आड़ में अंदर घुसी थी या हवाई रास्ते से कूदी थी। खैर, वो अंदर आकर अपना झंडा लहरा रही थी। फौजी तो अपनी जान कुर्बान कर रहे थे या हथियार डालकर एक जगह जमा हो गए थे, मगर मेरा अंदाज तो आम न था, इसलिए मैंने फरार की राह अपनाई थी। मगर कहाँ जाता, हर तरफ चोर उचक्के खुद को अफवाजे आजादी का नाम देकर भारतीय फौज के साथ लूटमार में मसरूफ थे। उर्दू बोलने वालों के घर लूटे जा रहे थे। कोई तखसीस नहीं थी कि आया सामने वाला फौजी है या सिविलियन, बस लूटने के लिए शिकार चाहिए। मैं गूंगा बना हुआ था, मगर मुझे यकीन था कि इनके लिए ये काफी नहीं था। वो ख्वाह मुझ पर तशद्दुद करते सिर्फ दिल की तस्कीन के लिए। इसीलिए मैं भाग रहा था। एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था कि मेरी नजर दूर से आती एक जीप पर पड़ी। इस जीप में असला बरदार सवार थे। मुक्ति बाहिनी के गुंडे लूटमार के लिए फौज की खुली जीप इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए मैंने खुद को एक गड्ढे में गिरा दिया और सांस रोक कर लेट गया। जीप आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन जीप की आवाज के साथ बढ़ती जा रही थी, मगर फौरन ही मैंने इत्मीनान की सांस भी ले ली, क्योंकि वो मेरी तरफ नजर डाले बगैर गुजर गए। मैं उठने पर गौर कर ही रहा था कि सुनसान सड़क एक दूसरी जीप की आवाज से गूंजने लगी। मैं फिर से लेट गया, मगर आवाज नजदीक आकर रुक गई थी। मैंने आंख खोलकर देखने की कोशिश की थी और पूरी तरह चौंक गया था। वो तादाद में 4 थे। चारों के हाथ में राइफल थी। वो मुझे निशाना पर लिए आगे बढ़ रहे थे। इनका अंदाज बता रहा था कि वो आम लुटेरे नहीं हैं, ट्रेनिंग याफ्ता हैं। बेशुमार लुच्चे लफंगों को भारत ने अस्करी ट्रेनिंग दे रखी थी। शायद ये भी इन्हीं में से थे। मैंने मुंह से अजीब अजीब आवाज निकालते हुए खौफजदा होने की एक्टिंग की, मगर इन्हें रहम ना आया और मुझे घसीटते हुए जीप में ठोंस दिया। फिर मुझे लेकर एक आलीशान घर में पहुंचे। शायद ये घर किसी उर्दू दां का था, क्योंकि ऐसे घर बहुत कम बंगाली बना सकते थे। 1947 से कबल बंगाली मुसलमानों के पास जमीन नाम को थी। तमाम के तमाम बड़े जमींदार हिंदू थे। मुसलमान इनकी जमीन पर काश्तकारी करके गुजारा करते थे। ये जमींदार राया को कीड़े मकोड़े समझते थे। इन्हें जमींदार के घर के सामने से जूता पहनकर छतरी, जो वहाँ की माशरत का जुज्व है, इसे भी सर पर तान कर बारिश से बचते हुए गुजरने का हुक्म नहीं था। इसी जुल्म पर तो हिंदू जमींदारों के खिलाफ पहला एहतजाज उभरा था, जिसने खूनी रंग इख्तियार कर लिया था, जिसे बर्रसगीर का पहला हिंदू मुस्लिम फसाद करार दिया गया था। नौ खाली फसाद का सहारा लेकर गांधी ने सियासत चमका ली और मुसलमानों को फसादी करार दिला दिया। गोया हिंदू जमींदारों के पास ही बड़े मकानात थे, मुसलमानों को झोंपड़ियां ही नसीब थी। जब बिहार और मशरकी यूपी के मुसलमान हिजरत करके आए तो अपने साथ पैसे भी लाए, जिससे इस इलाके में तरक्की की रफ्तार बढ़ गई। इसी वजह से नए मकानात इन्हीं के मरहूने मिन्नत ठहरे। ये मकान भी किसी उर्दू दां का ही होगा, जो अपनी जान बचाने के लिए भारत के रास्ते नेपाल फरार हो गया होगा या जान से हाथ धो बैठा होगा। अब इस मकान को ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इस मकान में कई और भी उर्दू दां कैद थे। ये सब बिजनेसमैन थे और तवान के लिए लाए गए थे। मुझे भी इन्हीं में शामिल कर दिया गया। शायद वो समझ रहे थे कि मैं भी बड़ी रकम दिला दूंगा, या फिर ये सोचकर लाए थे कि मुझे इज़ा देकर इन्हें धमकाएंगे। अभी मैं इसी सोच में था कि एक नौजवान जिसके बाल कंधों से भी नीचे झूल रहे थे अंदर आया और बोला, तुम सब बाहर आओ। हम सब सर झुकाए बाहर आ गए। बारिश शुरू हो चुकी थी। सामने एक लारी खड़ी थी।
اس میں ہم سب کو سوار کرا دیا گیا۔ پھر وہ سٹارٹ ہو گئی۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لاری کی چھت نہیں تھی، اسی لیے ہم بھیگتے ہوئے جا رہے تھے۔ لاری کی پچھلی طرف کوئی نہیں تھا، مگر آگے 2 اسلحہ سے لیس گنڈے بیٹھے تھے۔ میں باغ نکلنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میں نے جائزہ لیا۔ باغ نکلنے کے لیے موسم سازگار تھا، معاون تھا۔ میں نے قسمت آزمانے کی ٹھان لی۔ لاری کے اگلے حصے میں اسلحہ بردار بارش سے بچنے کے لیے پٹسن کا بوریا اوڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ میرے ذہن نے سرگوشی کی، اب یا کبھی نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر جسم کا سارا زور ڈالا اور پلک جھپکتے ہی کود گیا۔ مجھے کودتے کئی قیدیوں نے دیکھا، مگر کسی نے شور نہ کیا۔ شاید وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہوں، مگر حوصلے کی کمی نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ نیچے گرتے ہی میں نے ٹریننگ کے مطابق جسم کو گردش دی اور لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے بنے ایک گڑھے میں گرا لیا۔ گڑھے میں کیچڑ پانی بھرا ہوا تھا۔ میں اس میں دم سادے پڑا رہا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو سر اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا، جو کسی بیوہ کی مانگ کی طرح سونی پڑی تھی۔ میری سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں گڑھے سے نکلا اور نزدیکی جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ کوئی بڑا جنگل نہیں تھا، معمولی سا جھنڈ تھا۔ جسم پر کیچڑ لتھڑا ہوا تھا۔ میں اسی حالت میں وہاں چھپا رہا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا، میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جسم پر لگا ہر زخم ٹھیس دے رہا تھا۔ اندھیری رات میں جا بجا بنے قدرتی گڑھوں میں گرتا، پتھروں سے ٹکراتا، اپنے اندازے کے مطابق محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا۔ کافی آگے جانے کے بعد مجھے شہر کے آثار دکھائی دیے۔ یہ میرے لیے بہتر بھی تھا، کیونکہ شہر میں ہی غیر بنگالی بستے تھے اور مجھے پناہ مل سکتی تھی۔ میں نے رفتار تیز کر دی تھی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی پہلے گھر کے قریب میرے قدم آپ رک گئے۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے تھپتھپایا۔ قسمت مہربان تھی، اس مکان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی تھی۔ وہ بنگالی تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ محب وطن تھے۔ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اس لیے وہ پاکستان کے حامی تھے۔ انہوں نے مجھے ڈارس دی، نہانے کے لیے گھر کا تالاب پیش کر دیا، جبکہ بنگالی گھر کے تالاب میں کسی غیر کو نہانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ نہا دھو کر میں نے انہی کا دیا ہوا کپڑا پہنا، ایک پرانی سی لنگی اور بنیان جو وہاں کا عام لباس ہے۔ میں اسے ملبوسے بدن کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد مجھے سونے کے لیے 2 چھتی پر لے گئے۔ عام طور پر وہاں تو چھتی پر صرف سامان رکھا جاتا ہے، مگر میری حفاظت کے خیال سے انہوں نے وہ جگہ دی تھی۔ جسم کو آرام ملا تو میں بے خبر سو گیا۔ صبح سو کر اٹھا تو بوڑھے نے کہا، بیٹا یہاں قدم قدم پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے گنڈے دندناتے پھر رہے ہیں۔ میرا گھر بھی نشانے پر ہے، چلو میں تمہیں بس اڈے تک چھوڑ دوں۔ میں اس کے ہاتھ نکلا تھا کہ میری ملاقات جلیل الرحمان سے ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی 1-2 بار ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ رضاکار تھا۔ جب شیخ مجیب کے گنڈوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا تو محب وطن بنگالی آگے آئے اور رضاکار کے نام سے ایک نیم فوجی دستہ کی تشکیل دے کر حکومت کو خدمت پیش کر دی، جبکہ اردو بولنے والوں نے مجاہد فورس کے نام سے اپنی خدمت پیش کی تھی۔ یہ دونوں فورس کے جوان افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ ان کی یہی حب الوطنی آج ان کے لیے دشواری کی وجہ بن گئی تھی۔ مکتی باہنی اور بھارتی فوج دونوں ہی ان کی تلاش میں تھی۔ مکتی باہنی انہیں پکڑتی تو فوراً گولی مار دیتی اور بھارتی فوج گرفتار کر لیتی۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی سرنڈر کی خبر پھیلی، یہ دونوں ہی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ جلیل الرحمان بھی بھٹک رہا تھا، پناہ کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں بھی ہو لیا۔ وہ مجھے لے کر اپنے ایک جاننے والے کے گھر ساتھ کھیرا آ گیا۔ یہ بھارتی سرحد سے قریب کا قصبہ تھا۔ ہم دونوں یہیں کے ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ اس نے اسلحہ کے زام میں خود کو محفوظ سمجھ لیا تھا، جبکہ ہر طرف مکتی باہنی کے گنڈے پاگل کتوں کی طرح رضاکاروں کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ کسی طرح یہ بات پھیل گئی کہ اس گھر میں رضاکار چھپے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا شکار کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ خلیل نے خوب مقابلہ کیا، لیکن جب ایک نہیں کئی گولیاں اس کے جسم میں دھنس گئی تو اس نے مجھ سے کہا، گونگے بھائی زندگی بچانا فرض ہے، تم بھاگ لو۔ مکان کے پیچھے جمنا ندی کا دھارا بہہ رہا ہے، تم ندی میں کود جاؤ، آگے جو مرضی اللہ کی۔
اس کا مشورہ بر وقت تھا. میں نے عمل کرنے کا سوچ لیا کیونکہ وقت بالکل نہیں تھا. دشمن مسلسل فائرنگ کر رہے تھے. میں دوڑتا ہوا اوپر پہنچا تھا اور چھت سے چھلانگ لگا دی تھی. درمیانی فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. سیدھا ندی میں جا گرا. تیرنا میری ٹریننگ کا حصہ تھا، اس لیے پانی کے اندر ہی اندر تیرتا چلا گیا. جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے اوپر ابھرنے سے گریزا تھا. نیچے ہی نیچے تیرتا چلا جا رہا تھا. پتہ نہیں کتنی دیر تک نیچے رہا کہ سانس پھولنے لگی. ایسا لگنے لگا جیسے سانس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، مگر اوپر آتے ہوئے اس لیے ڈر رہا تھا کہ کہیں دشمن طاق میں نہ بیٹھا ہو. لیکن جب بہت مجبور ہو گیا تو اوپر آنا پڑا. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.